फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करें तो इसमें बता सकते हैं किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वह इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इसी को समझने के लिए हमने एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है और डायग्राम में हमने यहाँ P1 और P2 दिखाया हुआ है। P1 प्रेशर, P1 पार्शियल प्रेशर है और P2 प्रेशर है। ये दोनों हमने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में ये सॉल्यूशन है, उस कंटेनर में ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आप इसी चीज को ध्यान दीजिए तो आप देखिए प्रेशर हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया, P2 इज ग्रेटर देन P1 यानी P1 लो है, लो प्रेशर है और ये गैस के मॉलिक्यूल आप देखिए धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व होंगे, किसमें, सॉल्वेंट में। और जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी कुछ जो है यहां से धीरे धीरे क्या होंगे, कुछ यहां से इवॉल्व भी होंगे, जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो कुछ इवॉल्व भी होंगे, ठीक है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से इवॉल्व हो रहे हैं तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक। डिसोल्यूशन और सॉल्यूशन फेज को छोड़ करके ये किस में जा रहा है, गैसेस फेज। यानी लोअर लेयर जो है, ये जो इसके नीचे का लेयर है ये सॉल्यूशन है, इसके ऊपर का जो है गैसेस सिस्टम है। तो यहां से गैस सॉल्यूशन फेज में आ रहा है और सॉल्यूशन फेज से पार्टिकल कहां जा रहा है, गैसेस फेज में। जब आपने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर में P2 बढ़ाया तो जो गैस के मॉलिक्यूल यहां सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं, देखिए प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। और वॉल्यूम अगर घट रहा है तो ऑटोमेटिक है जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी जो गैस है वो सॉल्यूशन में ज्यादा डिसॉल्व होगा और इक्विलिब्रियम भी उतनी क्विक रिस्पांस होगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। तो अगर आप देखिए, अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करिए तो आपने हमेशा कहा है प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करता है जिधर जाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, P और V का संबंध क्या होता है, इनवर्सली। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक जो गैस के मॉलिक्यूल है इसी के अंदर आकर के डिसॉल्व हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। क्यों, क्योंकि P और V का संबंध इनवर्स होता है। प्रेशर बढ़ा रहे, वॉल्यूम यहाँ घट रहा है, इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब गैस ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन फेज में जाकर के वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसी को बेस मान करके हेनरी जी ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हेनरी लॉ के बारे में। इफेक्ट में हम लोग हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और हेनरी लॉ में क्या बताया गया है, आइए इसको देखते हैं। इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया, इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड एंड इट्स प्रेशर। यानी किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में होती है और उसके प्रेशर के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी गैस का जो मास डिसॉल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। यानी जो गैस का मास होगा जो पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हमने यहां पे लिखा है m is directly proportional to P। M जो है वो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। देखिए M जो है मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, M यहां पे जो है मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट।
और सॉल्वेंट डिजॉल्व करके क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और P जो है पार्शियल प्रेशर, P जो है क्या, प्रेशर ऑफ द गैस, P जो है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस है। प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग कहते हैं K दिखा रहे हैं, K को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और जो वैल्यू ऑफ K है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम लोग जो गैस लिए हैं उसका नेचर कैसा है, हम लोग जो सॉल्वेंट लिए हैं उसका नेचर कैसा है, और हम लोग जो गैस और सॉल्वेंट किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन कर रहे हैं, इन सारी वैल्यूज पे K की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को हम लोग अनदर अल्टरनेटिव वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पे आपने कहा मास, अगर हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिखाएं तो हम लोग हेनरी लॉ का जो है एक अल्टरनेटिव जो है फॉर्म और ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमने भी आपसे कहा कि अगर मोल जो है जो सॉल्युबिलिटी गैस की है, अगर उसको हम लोग एक्सप्रेस करें मोल फ्रैक्शन के टर्म, अभी तक आपने सॉल्युबिलिटी मास के टर्म में दिखाया था, अब मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें गैस की सॉल्युबिलिटी तो हम लोग देखिए, इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हेनरी लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ gas in solution is directly proportional to partial pressure of the gas over the solution. This is Henry law. यानी किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये आप दिखाई दे। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कांस्टेंट यहाँ आएगा, K डैश हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। अगर प्रोपोर्शनल हट रहा है तो K डैश आ रहा है, K डैश जो है आपका अनदर कह सकते हैं आप कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर आप इसी को लिखना चाहें P के रिस्पेक्ट में, P इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, जाई इंटू 1/K डैश। तो जाई इंटू 1/K डैश, 1/K डैश को हम लोग क्या कहते हैं, KH। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और ये 1/K डैश के बराबर है। अगर आप इसी को अब देखिए, इस इक्वेशन अभी तक आपने जो ये डेफिनेशन बताया है, ये डेफिनेशन इसके हिसाब से, अब ये इस इक्वेशन के हिसाब से जो डेफिनेशन आ रही है, तो देखिए, अल्टरनेटिवली हेनरीज लॉ में बी स्टेटेड एज, देखिए ये पार्शियल प्रेशर हो गया गैस का, और ये कांस्टेंट हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। देखिए ये स्टेटमेंट आएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज, ये कांस्टेंट हो गया, ये हटेगा तो प्रोपोर्शनल आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ। ये आपका एक स्टेटमेंट, इससे पहले हमने मास के रेस्पेक्ट में बताया, फिर ये आपको मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। ये दोनों आप इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब अगर हम लोग इसी को बात करते हैं तो हेनरी लॉ जो है ये वैलिड, यानी इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। हेनरी लॉ तभी अप्लाई हो सकता है, यानी तभी वैलिड होता है जब आप प्रेशर जो गैस का है वो बहुत ज्यादा हाई ना हो, तभी ये वैलिड है। अगर गैस जो है वो स्पारिंगली सॉल्युबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉल्युबल ना हो, द टेम्परेचर इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हाई ना हो, गैस डज नॉट कंबाइन विद सॉल्वेंट, अगर कोई गैस है और सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, उससे रिएक्शन कर रहा है, तो वहां हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो NH4OH बन जाता है, और NH4OH बन जा रहा है, इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, मतलब ये यहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। गैस डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट, गैस जो है अगर आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए। तो जैसे HCl गैस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो HCl आयोनाइज हो जाएगा,
और HCl अगर आयनाइज हो जाए H प्लस और Cl माइनस में टूट जा रहा है तो यहाँ पर भी हेनरी लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पे हेनरी लॉ के लिए एक कंडीशन है, अगर ये फॉलो कर रहा है तब तो ठीक है, मतलब ये कंडीशन ये आपके पांचों कंडीशन अगर आप दिखाई दे रहा है तो वहां पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। अन्यथा जो है हेनरी लॉ के लिए जो स्टेटमेंट है, जो इस तरह से चीजों को आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा आपने, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्युबिलिटी का एक जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का जो है एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपने एक सुना होगा बीमारी का नाम बेंट्स, क्या होता है, इससे रिलेटेड चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो बेंट्स क्या होते हैं, जैसे डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेस करना, उसकी जो सिकनेस होती है उसी को हम लोग बेंड कहते हैं। ये भी रिलेटेड है हेनरी लॉ से। कैसे, जैसे आप देखिए जब भी डीप सी डाइवर्स यानी जिसे हम लोग स्कूबा डाइवर कहते हैं, पानी में से बाहर की तरफ सरफेस पे आते हैं तो आपको मालूम है जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वो जाते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिसॉल्व रहते हैं और वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब लेते हैं, डिसॉल्व करते हैं, मतलब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाता है और वो जो है एट हाई प्रेशर पे रहता है और जैसे ही वो बाहर आते हैं बाहर प्रेशर लो होता है तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो सडनली रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। बबल्स के रूप में वो रिलीज होता है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए स्कूबा डाइवर्स इनहेल करते हैं हाई प्रेशर पे, वो बबल्स के रूप में ब्लड वेसल्स में रिलीज करते हैं और ये काफी पेनफुल होता है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये कभी कभी ये डेथ का रीजन भी बन जाता है। इस तरह की परेशानी को रिमूव करने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट, जो इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, हम लोग स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो जनरली जो टैंक यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन के परसेंटेज को थोड़ा कम कर दिया जाता है बाय द फिलिंग ऑफ एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। हीलियम इनर्ट होता है, इनर्ट मिलाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ नाइट्रोजन 56% हो जाता है और ऑक्सीजन 32 और ये हीलियम मिलाने, अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एयर डाइल्यूट हो गया हीलियम के द्वारा। अब इसको अगर इस टाइम का इस्तेमाल करेंगे तो इस परेशानी से हम लोग क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। कहने का मतलब डीकम्प्रेशन सिकनेस कॉल्ड बेंट्स। बेंट्स किससे रिलेटेड है, हेनरी लॉ से, और ये स्कूबा डाइवर से है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करते हैं हाई प्रेशर पे, उसको जब वो रिलीज करते हैं ब्लड वेसल्स से इन द फॉर्म ऑफ बबल्स तो उनमें जो पेन्स क्रिएट होता है और उसकी वजह से जो कैजुअलिटी क्रिएट होती है इसी को हम लोग बेंड कहते हैं और इस सिचुएशन को से हटने के लिए हम लोग डाइल्यूटेड सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंड्स। ठीक, अब इसके बाद दूसरा है, एक नाम आपने सुना होगा एनेक्सिया। एनेक्सिया क्या होता है ये भी आप देखिए, आप जानते हैं लो पार्शियल प्रेशर होता है, हायर एल्टीट्यूड पे लो पार्शियल प्रेशर होता है, प्रेशर जो है हायर एल्टीट्यूड पे लो होता है। जब प्रेशर लो होगा तो ऑटोमेटिक है ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, लो होगी और जो भी ऊंचाई पे लोग रहते हैं उनके ब्लड में O2 जो होगा वो कम होगा और जब ऑक्सीजन कम होगा टिश्यू में, जो भी लोग ऊपर रहते हैं तो उनके जो है देखिए जैसे लिखा है इसमें टिश्यू ऑफ पीपल ड्यू टू लोअर पार्शियल प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड देयर इज ए लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड। यानी जो ऊंचाई पे रहते हैं उनमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कम होने की वजह से ब्लड और टिश्यू में वो क्या हो जाते हैं, लो ब्लड ऑक्सीजन, और क्या कहते हैं उनको कमजोर, यानी मेक्स वीक एंड दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली। जब वो कमजोर हो जाएंगे और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो अनेबल टू थिंक क्लियरली। इसी सिम्टम्स को हम, इस सिम्टम्स ऑफ कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनेक्सिया कहते हैं। तो ये दो आपके
काम बहुत खास जो है एग्जाम्पल कही एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं और आप कहिए जितने भी सोडा वाटर की बोतल हैं, उन सभी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। फ्लेवर देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करते हैं हाई प्रेशर पे। प्रेशर हाई करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करते हैं। ये भी हेनरी लॉ से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर पे हम लोग गैस को डिजॉल्व किए हैं, तो जब भी बॉटल को ओपन करते हैं तो फिज की आवाज आती है। और वो फिज की आवाज इसलिए आती है कि जैसे ये बॉटल है, अब बॉटल को ओपन जब कर रहे हैं तो इसके अंदर गैस भरी है और इसके अंदर का प्रेशर हाई है, जैसे और इसके बाहर का प्रेशर लो है, जैसे ही हम लोग जो है बॉटल को ओपन करेंगे, ओपन करने पर हमेशा गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा और गैस के मॉलिक्यूल तेजी से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा और इसकी वजह से आवाज आती है फिज। जैसे जब आवाज सुनते होंगे आप फिज। इस तरह से ये कुछ एप्लीकेशन हैं आपके हेनरी लॉ के, जिनको आपको पढ़ना चाहिए और इसको आप पढ़िए। बाकी चीजें जो भी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो उसको बताइए और वीडियो के जरिए या कमेंट के जरिए बताइए और चीजों को तैयार करते हुए चलिए, पढ़ते रहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक बार बार वीडियो को देख करके इन चीजों को क्लियर करिए। थैंक यू।